तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, मशीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लग गई थी। आपको पता है नए नए इंटेल की चिप्स मार्केट में आने लग गई थी, अलग अलग IBM, ये सब मशीनें पावरफुल होने लग गए थे अपने अपने कंप्यूटर बना के। लेकिन ये कंप्यूटर बनाने का पावरफुल होने के बाद भी जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते थे कंप्यूटर जल्दी से सॉल्व कर देता था, फिर आइडल बैठ जाता था। अब आइडल बैठने की वजह से वो वेट करता था नए इंस्ट्रक्शन को अपलोड करने के लिए। मतलब यूजर अगर नए इंस्ट्रक्शन को अपलोड करेगा कंप्यूटर में तब जाके वो जॉब अपनी करेगा कंप्यूटर। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया। वो प्रोग्राम क्या करता था, अलग अलग प्रोग्राम को मैनेज करता था। वो देखता था कि कौन सा प्रोग्राम को कब चलाना है, और वो प्रोग्राम ये भी मैनेज करता था कि कंप्यूटर के रिसोर्स को कैसे यूज करना है। उस प्रोग्राम को बोला गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को OS से आप डिनोट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही अलग अलग तरीके के होते हैं। तो देखिए, अब ऑपरेटिंग सिस्टम वो जब प्रोग्राम यूज टू डिटरमाइन विच प्रोग्राम हैव टू रन व्हेन दिस प्रोग्राम वर्क कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखिए, पहले और सेकंड जनरेशन के अंदर यूज करते थे हम लोडर। लोडर क्या करता था, प्रोग्राम को लोड करता था मेमोरी के अंदर। और एक लिंकर होता था। लिंकर क्या करता था, अलग अलग प्रोग्राम के छोटे छोटे पीस को लिंक करता था, एक साथ करता था टुगेदर, और उसको लोडर की मदद से मेमोरी के अंदर डालता था जिससे प्रोग्राम रन हो सके। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आते ही ये पहली और दूसरी जनरेशन के लोडर और लिंकर, ये दोनों प्रोग्राम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कन्फाइंड हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता है, साथ में कंप्यूटर के छोटे छोटे हर तरीके के प्रोग्राम्स को भी ये मैनेज करता है। कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, कौन से प्रोग्राम को कब रन कराना है। तो देखिए, जो लोडर और लिंकर होते थे इनको यूटिलिटी प्रोग्राम बोला जाता था। यूटिलिटी प्रोग्राम, इन दोनों को यूटिलिटी प्रोग्राम बोला जाता था। और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इन तीनों को ऐड अप करके बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इन तीनों को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन कराने में मदद कराते थे, इसलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। धीरे धीरे कंप्यूटर टर्मिनल्स का यूज होने लग गया इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की वजह से इंस्टेंटली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने का मौका मिल जाता था। असेस, कंप्यूटर को हम असेस कर पाते थे इंस्टेंटली, जो कि रेडी टू यूज होते थे। देखिए, इंस्ट्रक्शन तो लोड जल्दी हो जाती क्योंकि कंप्यूटर फास्ट होने लग गए थे। लेकिन इनके ने प्रॉब्लम ये होने लग गई थी क्योंकि जो हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन इनपुट कराते थे वो लोड होने में टाइम लगता था और स्क्रीन पे आउटपुट आने में टाइम लगता था। हालांकि इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर सॉल्व होती थी वो जल्दी हो जाती थी, लेकिन कीबोर्ड से इनपुट और मॉनिटर के अंदर आउटपुट आने में टाइम लगता था। ये थर्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर थे जो कि 1965 से लेकर 1971 तक थे। तो देखिए, थर्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर के अंदर धीरे धीरे जनरल पर्पस प्रोग्राम, मतलब जनरल पर्पस एप्लीकेशन को प्रोग्रामर लिखने लग गए। जब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम वर बीइंग रिटन, जो कि थी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, SPSS। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, जो कि लिखा गया था फोर्टेन लैंग्वेज के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ साथ आप ये डायग्राम देखिए, सबसे पहले क्या था, मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज 0-1 के कोड्स के लंबे लंबे कोड होते थे। उसके बाद इसकी सक्सीडर आया असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के जो कोड होते थे उनको इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, नेमोनिक्स कोड की फॉर्म में लिखा जाता था। फिर इसके बाद जो आया हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इनकी जो स्टेटमेंट होती थी वो इंग्लिश में होती थी, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने लग गई। फिर उसके बाद देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने यूज़ करा, प्रोग्राम डिफरेंट रन कराएं, जो कि एक OS होता था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स और प्रोग्राम्स को मैनेज करता था। उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते थे। उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम एप्लीकेशन यूज़ करने लगे, जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जो कि नए नए तरीके के एप्लीकेशन होते थे, प्रोग्राम होते थे, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते थे उन पर वर्क करने के लिए। तो धीरे धीरे देखिए टाइम इवॉल्व होता गया। फिर आया फोर्थ जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि 1971 से लेकर 1990 तक था। फोर्थ जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर एक बेटर प्रोग्रामिंग टेक्निक इवॉल्व हुई, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं इसको लिखता हूँ, विच इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, इस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक के ऊपर फोकस करके दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेवलप हुई, जिसका नाम था पास्कल
और दूसरा नाम था मॉड्यूला 2। ये मॉड्यूला 2, ये दोनों लैंग्वेज उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर धीरे धीरे टाइम इवॉल्व होता गया तो दो लैंग्वेज और डेवलप हुई। सी का सक्सेसर था C++, आप यूज़ करते ही होंगे। तो ये जो दो प्रोग्रामिंग है, मेनली C++, आज भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, बेसिक अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो इसी के साथ साथ 4th जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व होने लग गए, बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गए। तो मैं इनको बताता हूँ। ये देखिए, एक सिस्टम था यूनिक्स। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये AT&T, ये कंपनी का नाम है। AT&T कंपनी का नाम है। इसके अंदर डेवलप हुई थी लैंग्वेज यूनिक्स। ये यूनिक्स एक रिसर्च टूल हुआ करता था, रिसर्च टूल, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी इस ज़माने में। इसके साथ डेवलप हुआ था PC-DOS। ये ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि डेवलप करा गया था IBM के जो कंप्यूटर होते थे PC, उनके लिए डेवलप करा गया PC-DOS। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और इवॉल्व हुआ, माइक्रोसॉफ्ट DOS, MS-DOS इसको बोलते हैं। आपने इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, पॉपुलर DOS सॉफ्टवेयर है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल था, काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी थी इसकी मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज होने लगे। कॉमन सॉफ्टवेयर ये हो गया MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर के लिए। जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर थे उस टाइम के अंदर ये कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। यूनिक्स, PC-DOS, MS-DOS, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होने लग गए। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसी टाइम इवॉल्व हुआ ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस का ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कौन लाया? वो लाया एप्पल की कंपनी थी जिस मैकिन्टोश। ये मैकिन्टोश जो इस कंप्यूटर लाइनअप लेके आए थे, इसके अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका नाम भी था मैकिन्टोश। ये ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस का था जिसके अंदर इन्होंने एक माउस को यूज़ करा कीबोर्ड के साथ, जो माउस के अंदर बटन्स थे जो कि पॉइंटर को पॉइंट आउट करते थे। जहाँ पे आप ये देख रहे हो एरो, ये एरो पॉइंट आउट करता था। पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर पॉइंटर को यूज़ करा गया था अलग अलग मतलब प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे क्लिक करके आप उस प्रोग्राम को ओपन कर सकते थे कि बिना कीबोर्ड की मदद से, डायरेक्ट माउस से। तो देखिए, ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस आया जिसको हम GUI बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस, इसी को बोला जाता है। तो ये देख के माइक्रोसॉफ्ट ने भी उस वक्त एक अपना कंप्यूटर मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करा जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड था। और वो ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस यही है, ये विंडोज़ का था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। उसका वर्जन था 1.0x, ये वर्जन था। और एप्पल का प्रोडक्ट मैकिन्टोश था। धीरे धीरे इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स एप्लीकेशन बनने लग गई। जो मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन थे वो थे वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट। इसके साथ यूज होने लग गया डाटाबेस मैनेजमेंट। तो ये कुछ 3 तरीके के सॉफ्टवेयर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफिस वर्क के लिए यूज होने लग गए थे। तो देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर था वर्ड प्रोसेसर, उस वक्त इस टाइम में 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था। ये एक सॉफ्टवेयर का नाम था वर्ड परफेक्ट। और जो स्प्रेडशीट के लिए सॉफ्टवेयर था उसका नाम था लोटस 1, 2, 3, ये नाम था। और जो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज होने लग गया वो यूज होने लग गया DBase 4, ये DBase 4, लोटस 1, 2, 3 और वर्ड परफेक्ट। तो देखिए, जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होने लग गया तो लोगों ने क्या करा, इन तीनों अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक ही सिंगल पैकेज के अंदर डालने लग गया, जिसको ये बोलने लग गए ऑफिस सूट बोलने लग गए इन तीनों सॉफ्टवेयर को, जो कि सिंगल पैकेज में आने लग गया। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी थी उन्होंने भी अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ऑफिस सूट भी लॉन्च करने लग गए। फिर आखिरी में आया 5th जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 1990 से और प्रेजेंट तक अभी ये चल रहा है। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 5th जनरेशन कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण है। पहला था राइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज डोमिनेंट प्लेयर इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग। तीसरा था वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए, इसके अंदर जो पहला पॉइंट था राइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो इस टाइम में जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कदम रख दिए थे कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने अपना ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था वो पूरे कंप्यूटर मार्केट के अंदर डोमिनेट करने लग गया था बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको बोलते थे विंडोज़,
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा ईजी यूज़ करने के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन सपोर्ट होते थे इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर ये तो देखिए पहला था। तो दूसरा जो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग, तो उसके लिए एक लैंग्वेज डेवलप करी गई जावा, जो ये जावा लैंग्वेज डिज़ाइन करी गई थी सन माइक्रो सिस्टम। ये जो जावा लैंग्वेज थी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई उस टाइम के अंदर। तो जावा जो लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस को अच्छे से टक्कर देने लग गया, तो जावा लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गई। इसी के साथ आया वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में तो आप सभी लोगों को बताइए, जिसको हम बोलते हैं www। जो आप वेबसाइट विजिट करते हो उसमें सबसे पहले आप क्या लगाते हो, www.xyz, कोई भी आपकी वेबसाइट होगी फिर वहाँ पे .com होता था। तो www ये प्रोटोकॉल होता था वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से इंटरनेट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी होने लग गया। आपने देखा है आपके घर में बच्चे, आपके मोबाइल, आपके मम्मी डैड, मॉम डैड, सब लोग इंटरनेट का यूज़ अच्छे से करने लग गए। ये वर्ल्ड वाइड वेब एक अच्छा प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से आप इंटरनेट को ईजिली असेस कर पाते थे। वर्ल्ड वाइड की हर जगह की आप इंफॉर्मेशन इसमें से असेस कर पाते थे। तो इसके साथ जो वर्ल्ड वाइड वेब के साथ इंटरनेट जो था उसके साथ देखिए यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता था, ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र बोला जाता था उनको, इंटरनेट ब्राउज़र। ये जो इंटरनेट ब्राउज़र हुआ करता था एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि हेल्प करता था इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड। तो देखिए इंटरनेट ब्राउज़र दो तरीके के उस टाइम में 5th जनरेशन में दो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। एक हुआ था नेटस्केप नेविगेटर, और जो दूसरा पॉपुलर हुआ था वो हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का खुद का इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो देखिए एक टाइम ऐसा था ये 5th जनरेशन के अंदर 1990s के टाइम में जितनी भी कंपनियां थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था इसके ऊपर एक केस फाइल कर दिया गया था जिसको एंटी ट्रस्ट केस भी बोला जाता है। उस केस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से जानकारी दूंगा, वो केस क्या था, क्यों फाइल करा गया था। नेटस्केप नेविगेटर था और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे उस ज़माने में इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए। तो देखिए इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा दोस्तों यूज होता है। आप ये जो हमारी वीडियो देख रहे हो ये भी इंटरनेट की मदद से ही देख रहे हो। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल उस वक्त सेट नहीं हुआ होता तो आप हमारी वीडियो नहीं देख पाते, लोगों से जानकारी भी हासिल नहीं कर सकते थे। क्योंकि इसी 5th जनरेशन के अंदर एडवांस आया हर एक नए नए टेक्नोलॉजी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। आप आजकल देखिए जो वेब ब्राउज करते हो, वेब ब्राउज से लेके आप जो गेम्स खेलते हो, गेम्स से लेके आप जो प्रोग्रामिंग करते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, चाहे आप मोबाइल में यूज़ करिए चाहे आप कंप्यूटर में यूज़ करिए, ये सारे एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने के लिए। आप देखोगे आपके घर में भी जितने भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, प्रोडक्ट को लेके आप बैंक में जाते हो, बैंक के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ये सारे एडवांसमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस, सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस। तो दोस्तों ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा था, धीरे धीरे टाइम इवॉल्व हुआ था तो जनरेशन चेंज हुई थी। तो आज का लेक्चर के लिए हम इतना ही आपको बताते हैं। तो दोस्तों जाते जाते हम समरी को एक बार देख लेते हैं आज की वीडियो की। जो लैंग्वेज होती है, देखिए लैंग्वेज 3 तरीके की होती थी, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल जो होती थी वो 0 और 1 के कोड के अंदर होती थी जो कि मशीन ही अंडरस्टैंड कर पाती थी। इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, काफ़ी हेडेक होता था इसको याद करने में, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी आप कोड को भूल जाते थे 0 या 1 को तो वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन गलत हो जाती थी। फिर मशीन लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया कुछ नेमोनिक्स कोड के अंदर। ये कोड थोड़ा इजी होता था याद करने के लिए। तो असेंबली लैंग्वेज से आगे इवॉल्व हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो होती थी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इनकी इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। आज के टाइम पे भी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करा जाता है। तो फिर आते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेटर होता था। ट्रांसलेटर क्या करता था, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम को लिखा जाता था उसको कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर। प्रोग्राम्स में आते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर एक असेंबलर प्रोग्राम था जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया था। ये प्रोग्राम क्या करता था, नेमोनिक्स जो कोड होते थे उनके इंस्ट्रक्शन को ये रीड करता था और ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट बाइनरी कोड्स के अंदर। और फिर दूसरा एक प्रोग्राम है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता था, डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को किस में कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के सॉफ्टवेयर हुआ करते थे उसके अंदर जो कन्वर्जन होता था
वो पहले मशीन, देखिए हाई लेवल से असेंबली में लैंग्वेज में होता था, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में होता था। कंपाइलर क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता कंपाइलर। तो देखिए प्रोग्रामर्स दो तरीके के होते थे। एक सिस्टम प्रोग्रामर्स होते थे, ये प्रोग्रामर वो होते थे जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते थे। जो इनके एग्जांपल है असेंबलर ले लो, कंपाइलर ले लो, जो कि मैंने आपके दो प्रोग्राम आपको यहाँ पे बता रखे हैं। और दूसरे प्रोग्रामर होते थे एप्लीकेशन प्रोग्रामर। वो प्रोग्रामर होते थे जो कि सिस्टम प्रोग्रामिंग को यूज़ करके नई नई एप्लीकेशन को डेवलप करते थे। पीपल हु यूज सिस्टम प्रोग्रामर टूल्स लाइक असेंबलर एंड कंपाइलर टू राइट प्रोग्राम वर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। इसी के साथ दोस्तों आया सेकंड जनरेशन के ना यूटिलिटी प्रोग्राम। ये भी समझ लेते हैं। लोडर क्या करता था, जो प्रोग्राम्स होते थे उनको मेमोरी में लोड करता था। लिंकर क्या होता था, पीस ऑफ प्रोग्राम्स होते थे, प्रोग्राम के छोटे छोटे पीस, उसको टुगेदर संभालता था, उसको बाद में लोडर की मदद से मेमोरी के अंदर डंप कराता था। फिर हमारा जो थर्ड जनरेशन आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करता था और बाकी सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता था कि कौन सा प्रोग्राम कब लोड होगा, कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा। तो देखिए इसी के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको बताया, यूटिलिटी प्रोग्राम और ये सारे प्रोग्राम बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कन्फाइंड हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा हर तरीके से। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।